नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे फेराओ का परिचय या इंट्रोडक्शन टू फेराओस। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस एपिसोड में जितने भी इमेज हैं, जितने भी मैंने फिगर उठाए हैं, वो सब विकिपीडिया के सौजन्य से लिए गए हैं, क्योंकि विकिपीडिया एक पब्लिक डोमेन साइट है। उससे हम फिगर उठा सकते हैं, इमेज उठा सकते हैं, उसमें कोई लाइसेंस का जो है इशू नहीं होता है। तो चलते हैं अब आज के वीडियो की ओर। तो वास्तव में प्राचीन मिस्र के शासकों या राजाओं को फेरो कहा जाता था, और फेरो को जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं वो बोलते हैं फेरोन बोलते हैं या फिर फिरौन बोलते हैं। वास्तव में इनका जो जिक्र है वो ईसाइयों के होली बाइबल और इस्लाम के कुरान शरीफ में भी इनका विवरण मिलता है। अब क्या इनका विवरण है और क्या इनके बारे में क्या लिखा गया है, ये किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक है कि इनको जो है फेराओ कहा जाता है। तो वास्तव में ये जो फेराओ शब्द की उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है, तो फेराओ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये इस हायरोग्लिफ से हुई है। तो वास्तव में ये दो चिन्हों से मिलकर बना हुआ है। तो ये दो चिन्ह कौन से हैं, तो पहला चिन्ह कई बार बताया, आपको भी याद हो गया होगा कि पहले चिन्ह को कहते हैं पैर कहते हैं, और पैर का अर्थ होता है हाउस, होम या घर होता है, होम भी कह सकते हैं। और ये जो दूसरा नीचे है जो एक लंबी सी संरचना दी हुई है, इसको लिखते हैं, ये वास्तव में इसको ए आ बोलेंगे या आ बोलेंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जो इसका ट्रांसलेशन बनता है हायरोग्लिफ्स में, तो उसको कहेंगे पैर आ या पर ए आ कहेंगे। और इसका अर्थ होता है, अब ए आ का अर्थ होता है ग्रेट, महान, और पैर का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है घर। तो फेराओ शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है कि महान घर या महान घर में रहने वाला। तो इनके जो अभिलेख हैं या जो इनके राइटिंग रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो फेराओ शब्द की उत्पत्ति हुई है उसका रिकॉर्ड मिला है इनके 18वें राजवंश या 18th डायनेस्टी के दो शासक हुए थे, दो फेरो हुए थे। एक का नाम था तत्मोस थर्ड, तत्मोस तृतीय, और एक उसके बाद हुए थे आखेनातन हुए थे। लेकिन अब कितनी डायनेस्टी हो चुकी थी, 18वीं डायनेस्टी हो चुकी थी। तो ये बात है करीब करीब 1458 BCE अगर हम तत्मोसिस थर्ड की बात करें, और अगर आखेनातन की बात करें तो ये बात है 1352 BCE ईसा पूर्व की का जो रिकॉर्ड मिला है, तब उससे पता चलता है कि फेराओ शब्द की उत्पत्ति इसी समय पर हुई। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पहले शासक से लेके और अंतिम शासक तक जो नाम चला है वो फेराओ का चला है। तो इसके बारे में कोई एक मत नहीं हो पाया है। तो देखते हैं अब फेराओ का एक संक्षिप्त इतिहास देखते हैं, एट ए ग्लैंस इनकी जो है हिस्ट्री देखते हैं। तो वास्तव में जो फेराओ का राज रहा है प्राचीन मिस्र में वो रहा है 3150 BCE
3150 BCE मतलब ईसा पूर्व से लेके 313 AD 313 AD ईसवी तक रहा है। तो इस के हिसाब से हम देखते हैं तो देखेंगे कि जो प्रथम फेरो का नाम नार्मर था और ये पहले फेराव हुए थे सन 3150 BCE में, ईसा पूर्व में हुए थे। तो वास्तव में जो पहले फेराव नार्मर थे उन्होंने क्या किया था, अब आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये प्राचीन मिस्र का, एंशिएंट इजिप्ट का ये एक मैप है, एक मानचित्र है। इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा हुआ है। तो देखिएगा कि क्या है कि जो पुराना इजिप्ट था वो 2 भागों में बटा हुआ था। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है अपर इजिप्ट कहलाता है, ऊपरी इजिप्ट कहलाता है। ये वाला अपर इजिप्ट है, ये हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपरी मिस्र, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर लोअर इजिप्ट। यहाँ पर इसको हिंदी में लिखा हुआ है निचला मिस्र लिखा हुआ है। तो वास्तव में क्या है, इसको अब अपर और लोअर क्यों कहते हैं पहले उसको समझते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए और नीचे वाला नीचे होना चाहिए। तो पहले इसको समझते हैं। तो वास्तव में जैसा आपको मालूम है कि जो मिस्र से या इजिप्ट से केवल एक नदी बहती है और उस नदी को हम लोग अपनी भाषा में नील नदी कहते हैं, और वैसे इसको नाइल कहते हैं, NILE, रिवर नाइल कहते हैं। तो वास्तव में जो नदी बहती है तो ये अब ये कहाँ का हिस्सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। तो नील नदी का जो बहाव है, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नील नदी का बहाव यहाँ से शुरू होता है और ये जाके गिरती है भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी में जाकर नील नदी का पानी गिरता है। तो मालूम है कि सारी नदियाँ जाके आखिरी में सी या समुद्र में मिल जाती है। तो इस हिसाब से जहाँ पर इजिप्ट में ये नदी प्रवेश करती है इसीलिए उसका नाम अपर इजिप्ट दे दिया है, और जहाँ पर ये नदी खत्म होती है उसको लोअर इजिप्ट या निचला मिस्र कहते हैं। तो वास्तव में जो फेराओ नार्मर थे इन्होंने क्या किया था कि पहले इजिप्ट 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बटा हुआ था। तो मेन जो 2 भाग में बटा हुआ था तो वो क्या था, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट 2 भागों में मेन बटा हुआ था। तो जो फेराओ नार्मर थे इन्होंने क्या किया था कि इस पूरे मिस्र को यूनाइट किया, एक में किया। तो इसीलिए जो फेराओ नार्मर है ये पहले आधिकारिक फेराओ बने थे, ऑफिशियल फेराओ थे, जिन्होंने यूनिफाइड मतलब कि कंबाइंड इजिप्ट पर राज करना प्रारंभ किया। मतलब इन्होंने ही ऊपरी मिस्र और निचले मिस्र को एक में किया। इसीलिए इनको कहा जाता है नेब-टा-उई कहा जाता है। नेब-टा-उई का मतलब है, नेब का अर्थ है लॉर्ड, मालिक, और टा-उई का मतलब है टू लैंड्स। अब इसमें जो मैंने बताया है नेब-टा-उई, इसका ये हायरोग्लिफ्स दिया हुआ है। तो ये देखिए जो पहला चिन्ह है ये नेब को दिखाता है, और जो आगे उसके साथ में है ये नेब दिखा रहा है। अब नेब का मतलब क्या होता है, एवरी होता है, लेकिन नेब के साथ में मैंने बताया था कि अगर कोई
व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका अर्थ होता है लॉर्ड होता है। अब लॉर्ड का अर्थ ईश्वर भी हो सकता है और अब मालिक भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर लॉर्ड का अर्थ है उसका मालिक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दो एक जैसे चिन्ह बने हुए हैं ये क्या है, टा है। और टा कहते हैं लैंड को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, टा के दो साइन हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टा उई कहेंगे। तो नेब टा उई का अर्थ है लॉर्ड ऑफ टू लैंड्स, दो जमीनों का मालिक। तो फिर ध्यान रखिएगा जो इनके पहले फेराव हुए हैं वो भी कौन से फेराव, जिन्होंने लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट, उस ऊपरी मिस्र और निचले मिस्र को एक में करके, कंबाइंड करके जिन्होंने अपना राज्य शुरू किया था, ये इनका नाम था नार्मर था। और जो इनकी टाइमलाइन है ये जो है 3150 BCE, 3150 ईसा पूर्व में इन्होंने राज करना प्रारंभ किया था। और ये जो है फर्स्ट डायनेस्टी या प्रथम राजवंश के पहले शासक थे। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है, ये लास्ट फेरो थे, लेकिन वास्तव में फेरो ये लास्ट नहीं थे, ये लास्ट नेटिव, मतलब ये मूल मिस्रवासी जो राजा बनते थे उनमें इनका नाम लास्ट नेटिव फेराओ के रूप में आता है। इनका नाम था नेक्टेम्बो सेकेंड था और इन्होंने 343 BCE में राज किया था। मतलब जो हम नॉर्मर के समय चला था 3150 BC से, और जो आखिरी लास्ट नेटिव फेराव हुए थे वो हुए थे नेक्टेम्बो सेकेंड हुए थे, और इनका जो टाइम था 343 BCE, 343 ईसा पूर्व तक किया था। मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल फेराव थे, इजिप्शियन नेटिव थे, उनका राज रहा 3100 BCE से 343 BCE तक रहा। उसके बाद 343 BCE से लेके 30 BCE तक हेलेनिस्टिक फेराओं का राज रहा। अब वास्तव में हेलेनिस्टिक पीरियड क्या था, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो रोजेटा स्टोन मिला था सबसे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें किसका नाम आता है, इसमें टॉलमी का नाम आता है। जितने भी शासक हुए हैं टॉलमी 1 से लेके कई भी टॉलमी के नाम के फेराव हुए। तो इसी टॉलमी वंश में जो आखिरी के 2 फेराव हुए, तो सबसे पहला नाम उनका आता है सिजेरियन का आता है। तो सिजेरियन वास्तव में क्या थे, ये जो है ग्रीक ओरिजिन के थे। क्यों? क्योंकि सिकंदर ने जो है, मैंने जैसा बताया था कि सिकंदर ने मिस्र पर आक्रमण किया था, और उसके बाद क्या किया था, जो उनके सेनापति थे टॉलमी, उन्हीं को मिस्र का पूरा शासन दे दिया था। तो जो आखिरी ग्रीक के जो आखिरी ग्रीक साम्राज्य का वो हिस्सा हो गया जो इजिप्ट था। तो फिर क्या हुआ, जो आखिरी जो हुए हैं वो हुए सिजेरियन हुए, और ये करीब कब हुए हैं, ये 30 BCE में हुए। और जो इनकी मदर थी, जो इनकी माता थी, उनका नाम था क्लियोपेट्रा था। अब वास्तव में क्लियोपेट्रा, ध्यान रखिएगा, एक नहीं है, इस हेलेनिस्टिक पीरियड में 1 से लेके 7 तक क्लियोपेट्रा हुई है। तो मतलब क्लियोपेट्रा फर्स्ट से लेके क्लियोपेट्रा 7 तक हुई हैं।
फिर उसके बाद मतलब 30 BCE से लेकर 313 AD तक रोमन का साम्राज्य हो गया। और रोमन के जो आखिरी फेराव थे उनका नाम मैक्सिमिनस डाजा था। और इन्होंने जो राज किया प्राचीन मिस्र में, वो किया था 313 AD 313 ईस्वी तक किया। अब आगे के जितने भी एक आध और वीडियो बनाने के बाद मैं इनकी जो है पूरी वंशावली, पूरी डायनेस्टी पूरी डिटेल में बताऊंगा और उनके हायरोग्लिफ्स के नाम के साथ बताएंगे। तो फिर इसी आधार पर प्राचीन मिस्र के जो राजवंश थे, जो साम्राज्य थे, उनको निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। तो पहला जो प्रकार है इसको बोलते हैं प्री डायनेस्टिक इजिप्ट बोलते हैं। अब प्री डायनेस्टिक इजिप्ट जो है वास्तव में ये जब स्टोन एज से लेकर और जब ये इन्होंने खेती सीखी, औजार बनाना सीखे, दुनिया भर की चीज़ सीखी है, तो सभी जो है सिविलाइजेशन में शुरुआत ऐसी हुई है। तो जो इसकी टाइमलाइन मानी गई है वो मानी गई है 5000 BCE से 3150 BCE तक मानी गई है। अब लेकिन इसी में क्या हुआ है कि छोटे छोटे जो राज्य बने हैं, अपर इजिप्ट अलग था, लोअर इजिप्ट अलग था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बारे में आगे संक्षेप में पूरा वीडियो मैं बना के आपको बता दूंगा इसको। फिर उसके बाद जो है जो दूसरा है उसको कहते हैं अर्ली डायनेस्टिक पीरियड कहते हैं। अर्ली डायनेस्टिक पीरियड में जो इसकी टाइमलाइन है वो मानी गई है करीब 3100 BCE से 2686 BCE तक मानी गई है। अब इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट डायनेस्टी और सेकंड डायनेस्टी आती है। प्रथम राजवंश और द्वितीय राजवंश इसमें आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है ओल्ड किंगडम, पुराना साम्राज्य भी इसको कहते हैं। जो ओल्ड किंगडम है इसको कहते हैं एज ऑफ पिरामिड या किंगडम ऑफ पिरामिड, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम पिरामिड बने थे ये इसी ओल्ड किंगडम में बने थे। इसकी जो टाइमलाइन मानते हैं वो है 2686 से 2181 BCE तक मानते हैं। अब BCE में आपको मालूम है कि गिनती उल्टी चलती है। और इस ओल्ड किंगडम में थर्ड डायनेस्टी, तीसरे राजवंश से लेके सिक्स डायनेस्टी, छठे राजवंश का समावेश है। उसके बाद आता है फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड। अब इंटरमीडिएट पीरियड मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट का मतलब लिया गया है, ये जब साम्राज्य अस्थिर हो जाता है, उथल पुथल मच जाती है, पूरा एक देश कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसी को यहाँ पर लिया गया है इंटरमीडिएट पीरियड। तो वास्तव में क्या हुआ है कि यहाँ पर प्राचीन मिस्र में 3 इंटरमीडिएट पीरियड अलग अलग समय पर आए हैं, तो उसके बारे में देखेंगे आगे। तो खैर जो पहला फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड है वो है 2181 BCE से लेके 2055 BCE तक का माना गया है। अब इसमें क्या है, इसमें 7वें राजवंश से लेके 10वें राजवंश 7 to 10 जो डायनेस्टी थी उसका नाम आता है। फिर उसके बाद में आता है मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम का जो टाइम लाइन है ये है 2055 BCE से लेकर
1650 BCE तक है। अब मिडिल किंगडम में 11, 12 और 13th डायनेस्टी है, 11, 12 और 13 डायनेस्टी है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड। सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड आता है 1650 BCE से 1550 BCE, पूरे 100 साल का। तो फिर इंटरमीडिएट पीरियड है, इसका मतलब उथल पुथल यहाँ पर मची रही। और इसमें जो डायनेस्टी आती है वो आती है 14th, 15th और 16 डायनेस्टी, 14, 15, 16, 17, इतनी डायनेस्टी इसमें आती है। अब इसके बाद आता है न्यू किंगडम। अब जो न्यू किंगडम है उसकी जो टाइमलाइन है ये है 1550 BCE से 1069 BCE। अब ये जो इनका है ये न्यू किंगडम है, इसको गोल्डन टाइम मानते हैं प्राचीन मिस्र के अनुसार। इसमें जो है बहुत सारी अचीवमेंट मिली। ये जब मैं इंडिविजुअल आपको बताऊंगा तब उसके बारे में और डिटेल में आप बताएंगे। तो इसमें 18th डायनेस्टी से लेके 20 डायनेस्टी तक के इसमें जो है फेराओं का नाम आता है। उसके बाद आता है थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड। अब ये जो थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड है ये है 1069 BCE से 6064 BCE तक है। इसमें 21 से 25 डायनेस्टी आती है। उसके बाद आता है लेट पीरियड। लेट पीरियड जो चला ये चला 664 BCE से 332 BCE चला, और इसमें 26 से लेके 31 डायनेस्टी आती है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया ही है कि उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर ने जो है मिस्र पर चढ़ाई करके और मिस्र को अपने अंडर में कर दिया। इसीलिए क्या हुआ, फिर हेलेनिस्टिक पीरियड आ गया। हेलेनिस्टिक पीरियड चला 332 BCE से लेकर 30 BCE तक, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया। और फिर आखिरी में जो आया उसको बोलते हैं रोमन प्रोविंस बोलते हैं, क्योंकि वो रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हो गया। और इसकी जो टाइमलाइन है ये टाइमलाइन है 30 BCE से लेकर 313 CE, मतलब ईसवी यहां पर आ गया। अब चलते हैं इनके फेराओं के नाम के कुछ पैटर्न होते थे, उस पैटर्न को हमें देखना पड़ेगा। तो वास्तव में होता क्या था कि एक नाम के कई फेराव होते थे। अब जैसे कि सबसे प्रसिद्ध नाम आता है रैमसेस का आता है, लेकिन रैमसेस कितने हुए? रैमसेस 1 से लेके 11 तक हुए हैं। रैमसेस फर्स्ट टू रैमसेस 11 तक हुए। इसी तरह से अभी मैंने बताया क्लियोपेट्रा, कितने नाम आए? क्लियोपेट्रा फर्स्ट से लेके क्लियोपेट्रा 7 तक आया। फिर उसके बाद एक नाम आता है एमेनहोटेप का आता है। एमेनहोटेप कितने हैं? एमेनहोटेप भी 4 हैं। एमेनहोटेप फर्स्ट टू एमेनहोटेप फोर्थ। और इसी तरह से एक नाम और आता है ततमोस का नाम आता है। और ततमोस भी कितने हैं? ततमोस फर्स्ट टू ततमोस फोर्थ तक थे। तो अब अगर सबका नाम एक जैसा होगा फिर तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह आसान हल इसलिए हो गया क्योंकि फेराओं के नाम एक नहीं होते थे, इनके अपने नाम 5 तरीके से इनके नाम लिखे जाते थे। तो पहला जो नाम आता था वो प्रकार होता था हॉरस नेम। अब मैंने हॉरस बताया था, जो इनके बाज के मुंह, एक ईगल के मुंह की तरह जो देवता होते थे उनको हॉरस कहते थे। और क्या करते थे कि अपने नाम के आगे हॉरस नेम लगाते थे।
उसके बाद नाम लगाते थे नेसुबिटी। नेसुबिटी का अर्थ ये है किंग ऑफ टू लैंड। फिर उसके बाद नाम लगाते थे नेबिटीन लगाते थे। नेबिटी मैंने देवियों वाले गॉडेस वाले में बताया था, टू लेडीज नेम। उसके बाद ये नाम लगाते थे गोल्डन हॉरस लगाते थे। गोल्डन हॉरस का मतलब सोने का हॉरस, गोल्डन हॉरस। और एक इनका नाम आता था बर्थ नेम आता था, या इसको उपनाम भी बोलते थे। तो अभी एक एक को देखते हैं। तो पहला देखते हैं हॉरस नेम। तो जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, ये जो पहला वाला जो चित्र है ये ओरिजिनल है, और ये वाला जो दूसरा मैंने बनाया इधर वाला, वो कैसा है वो समझाने के लिए बनाया है, या आगे जो भी नाम इसमें अंदर लिखे जाएंगे वो नाम लिखने के लिए है। तो खैर क्या होता था कि ये अपना हॉरस नेम देने के लिए ये सबसे ऊपर एक देख सकते हैं, ये एक हॉरस का सिंबल लगाते थे। और हॉरस का सिंबल लगाने के बाद में ये क्या करते थे, ये अंदर यहाँ पर नाम लिखते थे। तो जो भी नाम होता था उसको कहते थे हॉरस नेम। अब राइट हैंड साइड पर देखिए क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक हॉरस का साइन लगा हुआ है, और हॉरस के अंदर जो भी नाम लिखा जाएगा वो क्या होगा, हॉरस नेम होगा। तो बात यहाँ चल रही थी कि जब एक ही फेराव के मतलब कई फेराव के एक ही नाम थे, तो उनको डिफ्रेंशिएट करते थे, निकालते थे हॉरस नेम, और इन्हीं नामों से निकाला जाता था। तो आगे देखते हैं दूसरे प्रकार में। अब अगला जो नाम का प्रकार है वो मैंने बताया, उसको बोलते हैं नेसुबिटी। और मैंने 7th और 8th जो मेरा वीडियो था उसके लेसन में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ना देखा हो तो देख लीजिए, नहीं अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो खैर इसके लिए क्या करते थे, ये एक ओवल शेप जिसको कार्टूचे बोलते हैं उसमें अपना नाम लिखते थे। उस कार्टूचे के अंदर जो ओवल शेप आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी आपको ये एक ओवल शेप दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक ओवल शेप दिख रहा है। तो वास्तव में क्या करते थे, इस ओवल शेप जिसको कार्टूचे कहते हैं उसके अंदर ये अपना नाम लिखते थे। लेकिन जो अब उसके पहले देखिए तो ये क्या साइन है, ये नेसुबिटी है। ये वाला साइन नेसुबिटी है। और जैसे हमने पहले ही बताया था, उसी फेराव के नाम नेम ऑफ फेरोज वाले में इसका मतलब होता था किंग ऑफ टू लैंड, दो जमीनों का शासक। अब जो अगला नाम आता है वो नाम आता है नेबिटी आता है। नेबिटी का अर्थ होता है टू लेडीज या टू गॉडेस है। मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया था गॉडेस नेम वाले में कि ये दो अलग अलग गॉडेस हैं। ये जैसा देख सकते हैं दूसरे फिगर में, उसमें भी ये जो दिखाया है, लेकिन ये किसका डायरेक्शन किधर है, ये अपोजिट में है। इसको पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, और इसको भी देखिएगा तो किधर से पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे। तो वास्तव में इनका नाम पढ़ने के लिए ये टू लेडीज जो साइन दिख रहा है जिसको बोलते हैं नेबिटाई बोलते हैं। और फिर क्या करते थे, उसके आगे ये अपना नाम लगाते थे, तो उसको बोलते थे टू लेडीज, और उसके आगे जो भी उनका नाम लिखा हो उस नाम को पढ़ा जाता था। अब अगला जो नाम का प्रकार आता है उसको बोलते हैं गोल्डन हॉरस बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो चिन्ह है, अब इसका जो नाम लिखा जाएगा तो आपको मालूम है कि हॉरस को लिखते हैं हेर लिखते हैं, और अब ये जो नीचे जो साइन दिया हुआ है ये वास्तव में गोल्ड का एक हाइरोग्लिफ में जो है सिंबल है। इसको बोलते हैं नेबू बोलते हैं, नेबू। और हाइरोग्लिफ्स में नेबू का अर्थ होता है गोल्ड
या सोना होता है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिंबल को गोल्डन हॉर्स लगा दिया जाएगा और उसके बाद में क्या करेंगे, ये उसके बाद में उसका पर्सनल नाम या जो भी नाम होगा फेराओ का वो लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये नाम क्या कहलाएगा, ये नाम कराएगा गोल्डन हॉर्स नेम कहलाएगा। दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नेब वाला जो साइन बना हुआ है, ये वाला साइन और यहाँ पर ये साइन एक ही जैसा है और ऊपर क्या है, ऊपर आपको एक हॉर्स दिख रहा है। तो वास्तव में क्या है कि जब इसको हम इसके साथ में जब ये पूरा नाम पढ़ेंगे तब ये क्या होगा, ये होगा हॉर्स नेम होगा, गोल्डन हॉर्स नेम होगा। और जो अंतिम प्रकार है उसको बोलते हैं बर्थ नेम बोलते हैं या उसको उपनाम बोलते हैं। और मैंने आपको फेराओ के नाम वाले में, नेम ऑफ फेराओज वाले में बताया था कि ये जो पहला चिन्ह यहाँ लगा हुआ है तो वास्तव में ये चिन्ह दो चिन्हों से मिलकर बना हुआ है। ये जो डक है, बत्तख है, इसको बोलते हैं सा बोलते हैं। सा का अर्थ होता है सन, बेटा। लेकिन किसका, तो यहाँ पर एक चिन्ह आपको रे का दिखाई दे रहा है या रा का दिखाई दे रहा है। तो इसको जब शुरुआत करते हैं तो इसको पढ़ते हैं सन ऑफ रा और उसके बाद जो ये कार्टूचे है उसके अंदर उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिएगा कि ये एक वही सिंबल बना हुआ है सन ऑफ रा और उसके बाद उसके अंदर की तरफ जो है ये पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं सन ऑफ रा बोलते हैं और वैसे कहते हैं इसको बर्थ नेम कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जो फेराओ शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो जैसे मैंने बताया था कि फेराओ शब्द की उत्पत्ति इन्हीं दो हाइरोग्लिफ से हुए थे। लेकिन वास्तव में हुआ क्या, बाद में फेराओ शब्द में भी परिवर्तन आ गया। तो जो नया चिन्ह बनकर आया वो हाइरोग्लिफ एक इस प्रकार से था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके साथ में अगर सिंगल स्ट्रोक लगता है तो उसका अर्थ होता है हेम और हेम का अर्थ होता है, मीनिंग होती है मैजेस्टी होती है। तो इस प्रकार से अगर हेम और उसके साथ में एक सिंगल स्ट्रोक आपको दिखाई दे और उसके साथ में सफिक्स एफ दिखाई दे, ये एफ है लेकिन ये सफिक्स है और इसका अर्थ होता है हिज होता है, तो इसका अर्थ होगा हिज मैजेस्टी होगा। और अगर कोई लेडी फेराओ है तो उसके लिए लगेगा हेम और उसका सफिक्स लगेगा एस लगेगा। तो एस का यहाँ पर मीनिंग होगा हर, तो इसका पूरा अर्थ निकलेगा हर मैजेस्टी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हेम के साथ में स्ट्रोक नहीं है, यहाँ पर स्ट्रोक नहीं है और साथ में एक मैन डिटर्मिनेंट को यहाँ पर शो किया हुआ है, तो इसका अर्थ होगा, तो यहाँ पर हेम का जो मीनिंग होगी वो होगी सर्वेंट, नौकर की मीनिंग होगी। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ फेराओस, मतलब फेराओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या उनकी जिम्मेदारी थी और उनकी ड्यूटी क्या थी, उनका वर्क क्या था। तो वास्तव में फेराओ को मनुष्यों मतलब कि जो एक कॉमन मैन थी, जो उनकी प्रजा थी, और देवताओं जो गॉड और गॉडेस थे, उनके बीच एक मीडिएटर के रूप में थे।
तो वास्तव में होता क्या था कि जो फ़ाराओ होते थे उनको देवताओं के बाद जो सम्मान मिलता है वो सम्मान फ़ाराओ को मिलता है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीच में फ़ाराओ को दिखाया गया है और फ़ाराओ के साथ में कौन कौन है। अब फ़ाराओ के साथ में 2 गॉड्स को दिखाया गया है, लेकिन इस रूप में दिखाया गया है कि वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो गॉड है वो गॉड हॉरस है और राइट हैंड साइड पर जो गॉड है वो सेट हैं। तो इनके प्राचीन मंदिरों में या इनके जो मकबरे हैं, जो टूम्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि जो फ़ाराओ है वो सीधे सीधे गॉड के कांटेक्ट में है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पर एक फ़ाराओ है और इधर क्या है, इधर गॉड हॉरस है और इधर गॉड सेट है। तो वास्तव में होता क्या था कि जो भी इनके जो कॉमन मैन था, जो भी इनकी पूजा करता था, तो वो पूजा डायरेक्ट नहीं करता था। ये पूजा करते थे, जो अपनी बात गॉड तक, भगवान तक पहुंचानी होती थी, ये फ़ाराओ के माध्यम से भगवान तक पहुंचाते थे। इसीलिए जो ये फ़ाराओ होते थे, ये इनको बोलते थे प्राइमरी प्रीस्ट कहते थे या हेड प्रीस्ट कहते थे। क्यों? क्योंकि ये गॉड के, भगवान के संपर्क में सीधे रहते थे। तो फ़ाराओ के समय में एक कहावत चलती थी कि ब्रिंग मात एंड रिपल स्वेट, मात को लाइए और स्वेट, अब स्वेट का अर्थ होता है वायलेंस और इनजस्टिस, अन्याय और हिंसा। अब पिछले चैप्टर में हमने मात के बारे में बताया था। जो गॉडेस मात है वो कौन है? वो है ट्रू और जस्टिस की गॉडेस हैं। अब यहाँ पर जो हायरोग्लिफ्स आपको दिख रहा है ये स्फेट है, स्फेट। तो अब इस हायरोग्लिफ्स के हिसाब से क्या बनेगा? पहला वर्ड आई बनेगा, दूसरा एस बनेगा, फिर एफ बनेगा और ये टी बनेगा। और ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट दिखाता है किसी छोटी चीज़, कोई इविल चीज़ों को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में बता रखा है। तो वास्तव में ये बनेगा, स्फेट बनेगा और स्फेट का अर्थ होगा वायलेंस और इनजस्टिस। इसके अतिरिक्त जो फ़ाराओ होते थे वो अपने सेना के, अपने मिलिट्री के क्या होते थे? हेड होते थे, प्रमुख होते थे। तो इनके समय में सेनापति का जो पोस्ट होती थी वो शायद नहीं होती थी। तो इनके लिए ये कहा जाता था कि जो फ़ाराओ है वो क्या है? सेनाओं का प्रमुख है और सीमाओं का, अपनी सीमाओं का, अपनी बाउंड्री का रक्षक है, बहादुर रक्षक है। आगे कहा जाता है इनके लिए जो रा की तरह ओपोफिस से लड़ता है। तो वास्तव में जो ओपोफिस शब्द है उसको एपप भी कहते हैं। यहाँ पर इसका जो है एपप का जो हायरोग्लिफ्स है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 बार पी आया है और ये क्या है? ये आ है। लेकिन ये क्या किया है? जो पहला ए है शायद इसको उन्होंने नहीं लिया है। इसी तरह से ये बनेगा, एपप बनेगा, ए पी। अब पी 2 बार है तो ये बनेगा ए पी ई, पी बनेगा। तो यहाँ आप जैसा देख सकते हैं ये इस फिगर में कि एक ये क्या है? एक लंबा सा स्नैक है और जो गॉड रा है एक
कैट के फॉर्म में इसको जो है, देखिए यहाँ पर एक नाइफ से, एक चाकू से इसका जो है, इसको कट कर रहे हैं, मतलब इसका दमन कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं। तो ऐसे और भी चित्र मिल जाएंगे, जैसा कि एक ये है, तो ये देखिएगा एक लंबा सा ये एक स्नैक जैसा दिखाया हुआ है, और ये देखिए क्या है, ये यहाँ पर जो है अलग अलग नाइफ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसको जो है किल कर दिया गया है, इसको मार दिया गया है। इसी तरह से और एक कहीं का दिखाया गया है, तो ये देखिए क्या है, ये एक स्नैक जैसा लंबा सा है, और ये गॉड रहा है, ये अपने जो है बोट पर है, और नीचे से एक आपको स्नैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो स्नैक को जो मार रहा है, ये वास्तव में गॉड सेट है। तो कुल मिला के जो एपेप है उसका ये दमन कर रहे हैं। तो वास्तव में जो एपेप है वो क्या है, एक डीमन के रूप में है, एक शैतान के रूप में है। अब देखते हैं फेराओ की वेशभूषा, ड्रेस कोडिंग ऑफ फेराओस। तो वास्तव में जो फेराओ की वेशभूषा होती थी वो सबसे अलग होती थी। तो वास्तव में होता क्या था कि सबसे पहले ये अपने कमर से और घुटने के ऊपर तक एक ड्रेस पहनते थे। इसको कहा जाता था सैंडियूट या सैंडिट कहा जाता था। तो यहाँ पर इसका जो है आप हाइरोग्लिफ्स देख सकते हैं सैंडिट का। तो ऊपर ये श बनेगा, ये एन बनेगा, ये अब ये जो डी है वैसे डेज होना चाहिए था, लेकिन शायद यहाँ पर इसको डी लिया हुआ है, कंफर्म नहीं हूँ। और बाद में क्या है, टी है, और ये इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कि कमर के नीचे से पहनने वाला ये एक कपड़ा है। तो इसका जो बनेगा, तो ये जो मीनिंग बनेगी वो बनेगी सैंडिट बनेगी या सैंडिट बनेगी। इसके बाद जो इनकी पहचान, जो इनकी आइडेंटिटी होती थी, ये देख सकते हैं, एक दाढ़ी या जिसको बोलते हैं बियर्ड बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो बियर्ड होती थी, दाढ़ी होती थी, ये फॉल्स बियर्ड होती थी, नकली दाढ़ी होती थी। तो वास्तव में जो उस समय ये जो दाढ़ी रखते थे, नकली दाढ़ी लगाते थे, ये केवल फेराओ और देवताओं के, गॉड्स के को केवल बियर्ड फॉर्म में दिखाया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं ये गॉड ओसाइरस हैं, और इनके भी एक बियर्ड, एक दाढ़ी लगी हुई है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि ये जो फेराओ का जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया जो फेराओ, वो फेराओ है तूतनखामून। अब तूतनखामून की जो एज थी 19 साल की थी, और 19 साल के बाद ये जो है इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन यहाँ पर भी इनको जो फॉर्म दिखाया गया है, यहाँ पर एक बियर्ड, एक दाढ़ी दिखाई गई है, जो कि कंपलसरी था अपने समय में। अब जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फेराओ को दिखाया है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी एक बियर्ड लगी हुई है। लेकिन वास्तव में ये एक मेल फेराओ ना होकर एक फीमेल फेराओ है, जिनका नाम हेटशेप्सूत था। तो अब अगर लेडी फेराओ भी है तो उसको भी एक फॉल्स बियर्ड लगानी पड़ेगी, जो एंशिएंट इजिप्ट में कंपलसरी था। अब यहाँ पर जो हाइरोग्लिफ्स दिखाया गया है वो बियर्ड या दाढ़ी का हाइरोग्लिफ्स है। उसको कहते क्या हैं, तो वास्तव में यहाँ पर देखिएगा तो पहला शब्द ख बनेगा, फिर ब, श,
ऊ टू बनेगा। तो इस हिसाब से इसका नाम है खैबसूत है, खैबसूत है। और खैबसूत का अर्थ होता है बियर्ड होता है। और यहाँ पर जो आपको डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है, ये डिटर्मिनेंट किसका है? ये हेयर या बाल का एक डिटर्मिनेंट है। इसके अतिरिक्त ये अपने हाथ में एक, देख रहे हैं यहाँ पर, एक स्टिक जैसी पकड़ कर रखते थे, तो जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं राजदंड कहते हैं, या जनरली हम कह सकते हैं स्टिक है, डंडा है। तो इसको कहते हैं सिप्टर्स एंड स्टेव कहते हैं। तो सिप्टर्स का अर्थ है राजदंड और स्टेव का अर्थ है डंडा। तो अब इसके कई प्रकार होते थे। अब इसको हम अभी आगे देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते थे। और आखिरी में इनका क्राउन होता था। ये जो आप क्राउन, और क्राउन को हम क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। तो क्राउन भी वास्तव में ये कई प्रकार के क्राउन का यूज करते थे, जिसको अभी हम आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्राउन्स, मतलब कितने प्रकार के क्राउन्स ये यूज करते थे। तो जो पहला क्राउन का प्रकार है, इसको बोलते हैं वाइट क्राउन बोलते हैं, सफेद मुकुट बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो भी फेराओ या जो भी किंग थे, वो जो अपर इजिप्ट में रूल करते थे, शासन करते थे, वो क्या करते थे? वो वाइट क्राउन पहनते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई फेरो है, ये म्यूजियम से कहीं से ली गई होगी, किसकी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने क्राउन पहना हुआ है, वो क्राउन कौन से टाइप का है? ये क्राउन इसी साइज का ही है, उसी के बिल्कुल आकार का है। तो इसको कहते हैं वाइट क्राउन कहते हैं। तो हायरोग्लिफ्स की भाषा में इसको बोलते हैं हेडजेट बोलते हैं। तो यहाँ वास्तव में जो ये वाला चिन्ह जो पहले दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं, इसको लिखते हैं एच के साथ में, एच के साथ में डेज लिखते हैं। तो ये क्या बना? हेडज बना, और उसके साथ में क्या है? टी है। तो हेड जेट, और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट में एक वाइट क्राउन दिया हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वाइट क्राउन को कहेंगे हेड जेट कहेंगे। तो वास्तव में जो रेड क्राउन था, लाल मुकुट था, उसको लोअर इजिप्ट के फेराओ या लोअर इजिप्ट के रूलर्स यूज करते थे। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कोई फेराओ हैं, और ये इन्होंने जो क्राउन पहना हुआ है, ये क्राउन कैसा है? ये रेड क्राउन है। तो वाइट क्राउन को हायरोग्लिफ्स के रूप में दिखाने के लिए जो शब्द यूज होता था, उसको बोलते थे डेशरेट बोलते थे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पहला शब्द, पहला वर्ड बनेगा, ये डी बनेगा, ये श बनेगा, ये र और ये टी बनेगा। और जैसे यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट है, वैसे ही सेम डिटर्मिनेंट यहाँ बनेगा। तो इसको कहेंगे डैश, डैशरेट कहेंगे, और डैशरेट का अर्थ होगा रेड क्राउन या क्राउन ऑफ लोअर इजिप्ट कहा जाएगा। अब जो तीसरे प्रकार का जो क्राउन आता है, उसको बोलते हैं डुअल क्राउन बोलते हैं। डुअल क्राउन क्योंकि इसमें देखिएगा, इसमें एक पार्ट वाइट क्राउन है और दूसरा क्राउन कौन सा है? ये जो है ये रेड क्राउन है।
तो वास्तव में इसको कहा जाता था क्राउन ऑफ लॉर्ड या किंग ऑफ डुअल लैंड। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो फेराओ अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट रूल करते थे, तो वो क्या करेंगे, वो जो है इसको डुअल क्राउन को पहनते थे। तो जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्राउन शो किया हुआ है, ये क्राउन कैसा है, ये क्राउन डुअल क्राउन है। और हायरोग्लिफ्स में इसको प्रदर्शित करते थे शेखम टई से। तो वास्तव में ये यहाँ पर जो पहला आपको साइन दिख रहा है, ये इसको लिखते हैं शेखम लिखते हैं। अब क्योंकि क इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है तो इसको नहीं लिखेंगे, और उसके बाद में क्या है, टी और आई है, तो इसको लिखा जाएगा शेखम टई लिखा जाएगा। और शेखम टई का अर्थ होगा डुअल क्राउन, जैसा कि यहाँ पर इसका एक डिटर्मिनेंट अलग से देख के रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त ये एक क्राउन और पहनते थे जिसको कहते हैं ब्लू क्राउन। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर जो बना है वो ब्लू क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका रंग, इसका जो कलर है वो ब्लू है, नीला है, इसीलिए इसको कहते थे ब्लू क्राउन कहते थे। तो हायरोग्लिफ्स की भाषा में इसको कहते हैं खेपरेश कहते हैं। खेपरेश का अर्थ है ब्लू क्राउन। तो पहला सिंबल इसमें क्या बनेगा, ये खेपर बनेगा। ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है आर, इसलिए नहीं लिखेंगे, और ये वाला श बनेगा, और साथ में इसको एक डिटर्मिनेटिव, इसका डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, क्राउन है। एक कौन सा क्राउन बनेगा, ये बनेगा ब्लू क्राउन बनेगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेराओ के डिटेल मिलते हैं और उनका जो क्राउन नहीं है, ये इसको बोलते हैं हेड ड्रेस बोलते हैं। वास्तव में ये क्राउन के शेप में ना होकर ये कंधे तक, देखिए ये जो पूरा दिख रहा है, ये एक इसको कहते हैं हेड ड्रेस कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का है। और सबसे ज़्यादा जो डिटेल मिले हैं वो उनके हेड ड्रेस में मिले हैं। इसको बोलते हैं नेमेस बोलते हैं। तो जो आपको इमेज में दिख रहा है ये है नेमेस है। सबसे फेमस नेमेस जो था वो था किंग तूतनखामुन का जो डेथ मास्क था, उसमें भी जो उन्होंने सर पर अपने लगाया हुआ है वो नेमेस लगाया हुआ है। और एक चीज़ बता दें, इसमें मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर आप दो साइन देख रहे हैं, एक वल्चर साइन है और एक कोबरा साइन है। तो ये टू लेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हायरोग्लिफ्स में इसको दिखाने के लिए अब ये इसका हायरोग्लिफ्स है नेमेस का। तो वास्तव में जो पहला आप चिन्ह देख रहे हैं ये बनेगा नेम बनेगा, एन और एम, नेम। और ये एम इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद में एस आएगा। और डिटर्मिनेंट में सेम यही साइन इसका शो किया जाएगा। तो इसको कहेंगे नेमेस कहेंगे। इसके बाद जो क्राउन की कैटेगरी में अगला नाम आता है उसको बोलते हैं आटफ बोलते हैं। अब आटफ क्या है, वास्तव में ये एक वाइट क्राउन है और इसके दोनों तरफ देखिएगा दो पर दिए हुए हैं। और ये किसका है, ये ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग के दो पर से इसको
जोड़ा गया है। तो इस तरह का क्राउन ज़्यादातर गॉड और गॉडेस के सर पर ही दिखाया गया है। जैसे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर गॉडेस नेखबेट के सर पर भी ऐसा ही क्राउन दिखाया है, और राइट हैंड साइड में गॉड ओसाइरस के सर पर भी ऐसा क्राउन दिखाया गया है। अब हायरोग्लिफ्स में दिखाने के लिए इसको पढ़ना आसान है। तो ये बनेगा आ बनेगा, ये टी या टा बनेगा, ये फा एफ बनेगा, और ये ऊ बनेगा। तो इसको अटफ भी कह सकते हैं और अटफ ऊ भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। अब जो अगला क्राउन है इसको कहते हैं वल्चर क्राउन कहते हैं। वल्चर गिद्ध के रूप में ये क्राउन है, वल्चर क्राउन है। तो वास्तव में इसको ज़्यादातर गॉडेस के सर पर दिखाया गया है। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि एक गॉडेस है, और ये इनका जो क्राउन है वो कैसा है, वल्चर क्राउन है। इसके बाद चलते हैं राजदंड और दंडे की तरफ। तो वास्तव में प्राचीन मिस्र में देवी देवताओं और फेराओं को राजदंड के साथ में दिखाया जाता था। जो सबसे प्राचीन राजदंड अब तक मिला है वो है खासे खेमवी का जो की कब्र से खोजा गया राजदंड है। जो सबसे अधिक जिस राजदंड का प्रयोग किया गया है वो हैका है। इसका उपयोग सबसे अधिक किया गया है। तो वास्तव में इसे कहा जाता है चरवाहे का डंडा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो दो राजदंड हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको बोलते हैं शेखम बोलते हैं। ये एक स्टिकी है, इसको लिखा जाएगा शेखम लिखा जाएगा। ये स्टिक है और हायरोग्लिफ्स रिप्रेजेंटेशन भी इसका सेम यही है। और ये जो है जो दूसरा वाला है ये इसको बोलते हैं उआब बोलते हैं, उ आ ब बोलते हैं। तो वास्तव में जो इसका हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पर एक किसी पशु की आकृति बनी होती थी, जो वास्तव में कुछ इस प्रकार से होती थी। ये इसका हैंडल है। इसको आप देख सकते हैं गॉड जो थॉट है उनके हाथ में भी ऐसी ही एक छड़ी दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा दो राजदंड दिखाई देते हैं वो ये है। ये सामान्यतः किसी फेराओ के ताबूत पर, कॉफिन पर बना होता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ये देखिएगा, एक ये है जो हुक जैसा दिख रहा है आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा, और एक कुछ चौड़ाई में दिख रहा है। अब जो सबसे ज़्यादा जो चिन्ह दिखाई देता है राजदंड के रूप में, ये दो का एक सेट दिखाई देता है, जिसमें देखेंगे दो तरह की संरचनाएं हैं। एक हुक जैसी संरचना है, उसको बोलते हैं क्रूक बोलते हैं, और दूसरे की जो संरचना एक चौड़ी सी संरचना है जिस ये वाली है, इसको बोलते हैं फ्लेल बोलते हैं। और ये ज़्यादातर किसी फेराओ के जो कॉफिन होती थी जो उसके हाथ में दिखाई देती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉफिन बना हुआ है, और साथ में क्या है, यहाँ पर ये दो सिंबल इसके दिए हुए हैं। तो ये जो हायरोग्लिफ्स दिखा रहा है ये क्रूक का दिखा रहा है। इसको हैका मत समझिएगा, हैका से कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको लिखा जाएगा ये, क्योंकि
आ बनेगा, ये ऊ बनेगा और ये टी बनेगा, एऊत होगा। और ये साथ में इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्रूक को कहेंगे एऊत कहेंगे। अब जो आपको हाइरोग्लिफ्स दिखाई दे रहा है ये फ्लेल का है, तो फ्लेल का जो हाइरोग्लिफ्स में लिखा जाएगा उसको लिखा जाता है न खा खा बोला जाता है, इसको बोला जाता है न खा खा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये एन ना बनेगा। अब ये जो है ये खा बना, ये खा बना, और ये जो है ये खा है, ये ख है, ख है, और ये आ है। तो ये वास्तव में क्या हुआ, ये दोनों का फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल हमें इस सिंबल को देखना है। तो इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ किंग नेम लिस्ट, कि हमें किंग लिस्ट जो फ़ेराओं की जो लिस्ट है उनके नाम है वो कहाँ से मिले, तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।